गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। ये थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपका यूनिट 1 है उसका 15th सेशन है, 15th लेक्चर है। और आज इसमें हम लेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के नियम, यानी कि लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ये लेंगे। तो देखिए, जो ऊष्मा रसायन है या थर्मोकेमिस्ट्री है, उसके दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही आधारित हैं। पहला नियम है जिसका नाम है लेवोइजियर एंड लाप्लास लॉ। ये देखिए, और इस नियम के अनुसार किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल वही होती है जो उस यौगिक को अपने तत्वों से बनने में मुक्त होती है। देखिए, इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमने अभी आपको क्या कहा कि कभी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड मान लीजिए HCl है, उसको डिसोशिएट जब करते हैं, जब हम वियोजित करते हैं, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है? 92.31 किलो जूल ऊष्मा हमें इसको देना पड़ रहा है। तब हम HCl को ब्रेक कर रहे हैं हाफ H2 एंड हाफ Cl2 में। तो क्या कहा है अभी, क्या डिफाइन करा है कि किसी यौगिक को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल वही होती है जो उस यौगिक को, यानी कि जो इस यौगिक यानी कि HCl को अपने तत्वों से बनने में, इन दोनों से ये HCl बना है और उस दौरान ये जो ऊष्मा डेल्टा H है वो माइनस में, यानी कि वो ऊष्मा मुक्त हुई है, रिलीज़ हुई है। तो क्या डेफिनेशन हुआ, क्या डिफाइन करा लेवोइजियर एंड लाप्लास लॉ का कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिसोशिएशन ऑफ द कंपाउंड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी evolved या release during formation of that compound from its element। यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए संभवन ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान उसके हीट ऑफ डिकम्पोजिशन के बराबर होगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, ये तो है हीट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो सेकेंड वाला है ये पॉजिटिव साइन का है, और ये है ऊपर वाला यानी कि पहला वाला है हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि नेगेटिव साइन के साथ है। यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान और हीट ऑफ डिकम्पोजिशन का मान, दोनों का मान समान है, केवल साइन में ही अंतर आता है। तो ये तो हो गया पहला नियम ऊष्मा रसायन का। दूसरा नियम है जिसका नाम है हेसेस लॉ या हेस का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है। तो हेस के नियम के लिए क्या है? ये एक बेसिक लॉ है, एक मौलिक नियम है जिसको कि हेस ने 1840 में दिया था। और इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक प्रक्रमों द्वारा कराई जा सकती है, तो प्रत्येक प्रक्रम में कुल ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। मान लें कि कोई रिएक्शन है जिसमें चेंज हो रहा है कहाँ, A से B। तो एक तो डायरेक्ट हम A को B में चेंज कर दें, ये तो एक तरीका हुआ। ये देखिए, जैसे A से हमने B में चेंज करा एक सिंगल स्टेप के द्वारा, जिसमें इस चेंज के दौरान जो अभिक्रिया ऊष्मा है, हीट ऑफ रिएक्शन है, वो डेल्टा H है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि A को पहले हम C में चेंज करें, C को D में चेंज करें और फिर D को B में चेंज करें। यानी कि 3 स्टेप्स में हमने A को B में चेंज करा। एक पहली वाली तो प्रोसेस है, A को सीधे B में चेंज कर लिया, और दूसरे वाले प्रोसेस में हमने क्या करा कि पहले A को C में चेंज करा है, C को D में और D को फिर B में। जब A को C में चेंज करा तो ये ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा H1 है, फिर ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है। तो हेस क्या कहता है? हेस ये कहता है कि डेल्टा H यानी कि ये
ये इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये भी सेम चीज़ जो ये है वही ये दिखाया गया है, A to B, A to C, देन C to D एंड देन D to B। ये डेल्टा H कह दें या Q कह दें। Q ऊष्मा में ऊष्मा रिलीज़ हो रही है या ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ऊष्मा रिलीज़ होगी, और एंडोथर्मिक होगा तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी। तो फिर हेस का नियम क्या है? इफ़ अ केमिकल चेंज कैन बी मेड टू टेक्स प्लेस इन 2 or more different ways, the amount of total change is same। तो ये है हेस का नियम कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब हम देखें कि कहाँ तक ये हेस का नियम की वैलिडिटी देखें, चेक करें हेस का नियम की वैधता कहाँ तक ये सही है। तो इसको सही शो करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए हम 2 चीज़ें मानते हैं। एक हम मानते हैं कि मान लें ये जो रिएक्शन A to B है वो एक्सोथर्मिक है, चाहे वो हम सिंगल स्टेप में करा रहे हों और चाहे हम कई स्टेप्स में A को B में चेंज कर रहे हों, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यानी कि जब हम A को B में चेंज कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। अभी आपने पहले ही देखा, लेवोइज़ियर लॉ में देखा था, यदि A से B में एक्सोथर्मिक है तो B से A में क्या हो जाएगा वो, अगर हम रिवर्स रिएक्शन कर दें तो वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक होगी। यानी कि B को यदि हम A में चेंज करेंगे तो रिएक्शन होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो हमने 2 चीज़ें मानी हैं। एक है कि A से जो B में चेंज हो रहा है वो एक तो एक्सोथर्मिक है, और दूसरा हमने ये माना है कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 ये जो ऊष्मा निकल रही है कई स्टेप्स में वो ज़्यादा है डेल्टा H से। तो यदि सबसे पहले हमने A को 3 स्टेप्स के द्वारा B में परिवर्तित करा, यानी कि A को पहले हमने C में करा, C को D में करा और फिर D को B में करा, यानी कि 3 स्टेप्स के द्वारा B में परिवर्तित किया, और फिर एक स्टेप के द्वारा वापस B को A में चेंज कर दिया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा कि A को ये 3 स्टेप्स के द्वारा पहले हमने B में परिवर्तित कर दिया, और फिर B को हमने A में चेंज कर दिया। यानी कि पहले इधर गए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई और फिर इधर गए तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। इस दौरान ऊष्मा रिलीज़ हुई। कितनी ऊष्मा रिलीज़ हुई? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और इसके दौरान यानी कि B को जब A में चेंज कराए तो कितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई? डेल्टा H। तो यदि हम सबसे पहले A को 3 स्टेप्स के द्वारा B में चेंज करें और फिर एक स्टेप के द्वारा वापस B से A में चेंज कर दें, तो इस पूरे साइकिल में कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी हमें? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H, इतनी ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। और इस प्रकार यदि इस साइकिल को हम बार बार दोहरा लें, बार बार रिपीट करते जाएं, तो अनलिमिटेड ऊष्मा की मात्रा हम उत्पन्न कर सकते हैं। और ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है उसके अगेंस्ट है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा H मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो इस प्रकार हेस का नियम सत्य सिद्ध होता है। ना एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, हेस के नियम की क्या उपयोगिता है? तो देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि हेस के नियम की सहायता से हम ऐसी अभिक्रियाओं की अभिक्रिया ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, परिकलित कर सकते हैं, जिनको कि लैब में संपन्न कराना संभव नहीं होता। और इन कैलकुलेशंस में हम थर्मोकेमिकल जो इक्वेशंस हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से घटा सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब जरा एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल क्या दिया है। एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। CH4 की हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन की कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये देखिए आप, C सॉलिड
प्लस 2H2 गैसेस गिव्स यू CH4। इसके लिए डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना है और हमें ये 3 इक्वेशन दे रखा है। पहली इक्वेशन में C सॉलिड प्लस O2 गिव्स यू O2 गैसेस गिव्स यू CO2 गैसेस, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन दे रखा है H2 गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस गिव्स यू H2 लिक्विड, डेल्टा H की वैल्यू अगेन दे रखी है, हम दोनों माइनस में। अगेन लास्ट में CH4 गैसेस प्लस 2O2 गैसेस गिव्स यू CO2 गैसेस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स यू डेल्टा H, ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है। तो देखिए इसमें रिएक्टेंट की तरफ क्या है CN2। अब हम ये 3 एक तो पहले देख लीजिए, ये जो 3 रिएक्शन है इनकी सहायता से हमें इसके लिए डेल्टा H निकालना है। और इन 3 रिएक्शंस में हम किसी का गुणा कर सकते हैं और उनको जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो इन 3 रिएक्शन को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं, पहले हम देख लें। इधर रिएक्टेंट की तरफ C सॉलिड एंड 2H2 गैसियस है, यानी कि C सॉलिड और H2 गैसियस ये हमें मिल रहा है पहले 2 वाले में। इसका मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना होगा, लेकिन यहाँ पर केवल H2 एक मॉलिक्यूल है, एक, तो यहाँ पर हमें 2 लेकर आना है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम जोड़ दें। अब प्रोडक्ट की तरफ CH4 है, यानी कि जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसमें हमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा, लेकिन तीसरी इक्वेशन को हमें माइनस करना होगा। तो देखिए हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 के साथ जोड़ दें, और साथ ही तीसरे को हम माइनस कर दें। चलो यदि हम इधर देखें, कार्बन सॉलिड है और इधर हो गया 2H2 गैसियस, और ये O2 और ये O2, ये दो नीचे दोनों O2 है, तो ये दोनों मिला के ये तो 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2O2। अब ये माइनस हो जाएगा तीसरी वाली इक्वेशन, तो ये 2O2 और ये O2 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों O2, क्योंकि ये 2O2 जो तीसरी वाली रिएक्शन में ये 2, ये यहाँ पर सब सारी चीज़ें माइनस होंगी, तो ये O2 तो सारे कैंसिल। अब यहाँ पर CO2 और यहाँ पर H2O है, तो ये भी माइनस साइन हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब CH4 ये माइनस साइन के साथ है, तो ये किधर चला जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। ये देखिए C सॉलिड प्लस 2H2 माइनस CH4, और इस तरफ सारे ज़ीरो हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। और ये CH4 चूँकि माइनस साइन के साथ है, इसलिए हमने ये CH4 को एरो के दूसरी तरफ ले गए। अब डेल्टा H क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों को हमें पहले और दूसरे को, पहले वाले को और दूसरे वाले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहला हो गया, दूसरा वाला 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और तीसरे वाले में हमने यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस और माइनस, ये वाले तीसरे वाले इक्वेशन को हमें माइनस करना है, तो ये बीच में माइनस साइन है और ये वैल्यू माइनस साइन के साथ है, तो इसको यहाँ रख दिया, और ये वैल्यू फिर हमने कैलकुलेट करी, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ गई। एक आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आप करिएगा। तो एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है कि निम्न रिएक्शन के लिए डेल्टा H का मान कैलकुलेट करिए। 2C + 2H2 गिव्स यू C2H4। तो इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको कुछ डेटास दे रखा है। C + O2, दूसरी है H2 + हाफ O2 रिएक्शन, और तीसरी है C2H4। तो इसको भी इसी तरह से आप करेंगे। देखिएगा आप किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किसके साथ जोड़ना है, और इस जो न्यूमेरिकल है उसका जो आंसर होगा वो आएगा 17.4 किलो कैलोरी। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।